हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे, अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। दोस्तों हम आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और इस टॉपिक का नाम है वैदिक सभ्यता। प्लीज़ गाइज, आप एक बार इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सभी बच्चे जो पुलिस और पटवारी के लिए या फिर रिट के लिए जिस किसी के लिए भी तैयारी कर रहे हैं उनको सबको यहाँ पर बेहतरीन तैयारी का अवसर प्राप्त हो सके। उससे पहले कि मैं सेशन को स्टार्ट करूं दोस्तों, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आज आपको यहां पर बताने वाला हूं, जो कि मैं हमेशा आपको बताता हूं। अन अकेडमी लर्निंग ऐप की बात अगर की जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, अन अकेडमी लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर आप लोग मुझे सर्च कर सकते हैं प्रवीण कुमार, और प्रवीण कुमार के नाम से आप मुझे सर्च कीजिएगा और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा फॉलो करने का। तो यहाँ पर आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा गाइस, ताकि यहाँ पर अन अकेडमी लर्निंग ऐप पर जो फ्री सेशन जो यहाँ पर चलते हैं वो सभी फ्री सेशन आप लोग आसानी के साथ में देख सकते हो। यहाँ पर राजस्थान हिस्ट्री और मध्यकालीन भारत का जो इतिहास आता है, मिडाइवल इंडिया की बात अगर की जाएगी तो उसकी क्लासेस भी अवेलेबल हैं। बिल्कुल फ्री सेशन ये आपके लिए रहने वाला है। तथा साथ ही अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर पुलिस और पटवार के लिए भी आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हो अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो। पुलिस और पटवार के लिए दोस्तों आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और आरपीएससी कैटेगरी में आरपीएससी सेक्शन में आपको ये कोर्स मेरा मिलेगा। इसी प्रकार अगर आप रिट की तैयारी कर रहे हो तो रिट की तैयारी करने के लिए हमारा कोर्स जो अवेलेबल है ये टेट कैटेगरी में आपको मिलेगा। और ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप लोग मेरा रेफरल कोड जो है ये दोस्तों अप्लाई कर सकते हो। प्रवीण11 मेरा रेफरल कोड है, जिससे 10% का डिस्काउंट आप लोगों को अवश्य मिल जाएगा। ये अनअकैडमी लर्निंग ऐप वाली बात आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा, मुझे फॉलो अवश्य कर लीजिएगा ताकि फ्री सेशन जितने भी रहते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों आज हम फिर चर्चा प्रारंभ करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, और ये टॉपिक हमारा कौन सा रहने वाला है? वैदिक सभ्यता के बारे में आज हम चर्चा प्रारंभ करेंगे गाइस। तो आइए जानते हैं। इससे पूर्व पहले हमने टॉपिक जो क्लियर किया था उसका नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन। और आज जो सभ्यता है जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी अगर बात की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो ये आपका आने वाला है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। तो इस सभ्यता को प्रारंभ किया जाए उससे पहले कुछ बेसिक बातें हमें इस सभ्यता के बारे में जाननी पड़ेंगी। बात अगर की जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों इस सभ्यता के बारे में, सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि इस सभ्यता का समय क्या था। जिस प्रकार इंडस वैली के लिए अलग अलग समय यहाँ पर हमें देखने को मिले थे, लेकिन वैदिक सभ्यता का समय जो है दो कालों में इसको विभाजित किया गया है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों वैदिक सभ्यता को आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से हैं ये दो पार्ट? एक तो आता है मेरे दोस्तों ऋग्वेदिक काल। कौन सा काल है? ऋग्वेदिक काल। और दूसरा काल जो आता है ये दोस्तों आता है उत्तर वैदिक काल। कौन सा काल? उत्तर वैदिक काल। और ऋग्वेदिक काल का समय जो है ये दोस्तों माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल की अगर बात की जाएगी तो इसका समय माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। बिफोर क्रिस्ट की बात हो रही है, ईसा पूर्व की चर्चा हम कर रहे हैं। तो उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल दो भागों में हमने विभाजित कर दिया वैदिक सभ्यता को। अब इसका नाम वैदिक सभ्यता क्यों पड़ा? क्योंकि इसकी जानकारी जो है ये दोस्तों हमें वेदों से प्राप्त होती है, इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि इस समय के दौरान वेदों की रचना हुई। वेदों की रचना हुई तथा इस सभ्यता की जानकारी वेदों से प्राप्त होती है। वेदों से प्राप्त होती है।
अतः इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। अतः इसे वैदिक सभ्यता कहा जाता है। कौन सी सभ्यता की चर्चा हम कर रहे हैं? हम वैदिक कल्चर की बात कर रहे हैं, वैदिक सभ्यता की ही चर्चा कर रहे हैं। मैंने आपको बताया दो पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, ऋग्वैदिक काल और दूसरा आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है और उत्तर वैदिक काल का समय 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व जो है ये दोस्तों आपके माना गया है। अब देखिएगा दोस्तों, आपको ये पता होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक शहरी सभ्यता थी। वहां पर सड़कें भी बनी हुई थी, जल निकास के भी उचित साधन वहां पर मौजूद थे और नालियां वहां पर बनी हुई थी। ऐसी बात हमने जब सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता पढ़ी तब मैंने आपको बताई थी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वैदिक सभ्यता इसके विपरीत एक ग्रामीण सभ्यता आती है और यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। अतः दोस्तों पशुपालन और कृषि कार्य जो है ये दोस्तों इनका प्रमुख कार्य होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कृषि कार्य तो उतना उन्नत नहीं हो पाया था, लेकिन पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था और यह एक राजतंत्रीय शासन व्यवस्था यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं दोस्तों। यह सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। याद रखना, मैंने ये बताया कि वो अर्बन सिविलाइजेशन था सिंधु घाटी सभ्यता, जबकि ये रूरल सिविलाइजेशन है। यह एक ग्रामीण सभ्यता थी तथा पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। कौन सी सभ्यता के लोगों का? दोस्तों हम बात कर रहे हैं वैदिक कल्चर के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में। अब देखिएगा दोस्तों, आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि आर्यों के द्वारा इस सभ्यता को बसाया गया था। तो हम यहां पर लिख सकते हैं आर्यों ने इस सभ्यता को बसाया था। लेकिन आर्य आए कहां से, इस बात को लेकर के अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हमें देखने को मिलते हैं। मैंने ये कहा है कि वेदों से हमें इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। यह एक ग्रामीण सभ्यता है और पशुपालन इस सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। आगे बढ़ते हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें जो आती हैं उनके बारे में मैं आपको ये बताता हूं। एक तरफ में लिखता हूं आर्यों का मूल स्थान जो बताया गया विद्वानों के द्वारा उसके बारे में, और दूसरी तरफ हम लिखते हैं विद्वान जिसने ऐसा बताया कि इनका बिलोंग जो था ये कहां से था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने नाम सुना होगा, मैक्स मूलर का नाम अवश्य ही सुना होगा आपने। मैक्स मूलर, आर्यों के मूल स्थान की बात हम कर रहे हैं, तो मूल स्थान की तरफ मैं दोस्तों आपका लिख देता हूं, ये बैक्ट्रिया या मध्य एशिया वाला क्षेत्र का बताता है ये। तो इधर हम इसको नोट डाउन कर देते हैं, थोड़ा सा ये लिख दीजिएगा। तो मध्य एशिया जो वाला पार्ट जो आता है ये वाला क्षेत्र का निवासी बताता है आर्यों का। कौन बताता है? एक विद्वान जिसका नाम मैंने आपको बताया मैक्स मूलर की अगर हम चर्चा करेंगे तो मैक्स मूलर के अनुसार आपके मध्य एशिया का क्षेत्र जो है यहाँ के मूल निवासी थे आर्य। जबकि उत्तरी ध्रुव का पक्ष जो है ये दोस्तों दिया जाता है यहाँ पर कि आर्य उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। इस मत का समर्थन जो है ये दोस्तों किया जाता है तिलक के द्वारा, अर्थात बाल गंगाधर तिलक की अगर बात की जाएगी तो तिलक के मत के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान आपका उत्तरी ध्रुव आता है। जबकि तिब्बत के संदर्भ में मत दिया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे एक मतलब दयानंद सरस्वती की अगर बात करेंगे तो दयानंद सरस्वती ये कहते हैं कि आर्यों का मूल स्थान जो है ये दोस्तों कौन सा क्षेत्र आता है? तिब्बत वाला क्षेत्र आता है। जबकि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाएगी दोस्तों आपके यहाँ पर मूल निवास में लिख देता हूँ इधर,
अगर हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे मित्रों, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर हम चर्चा करें तो इनका मूल स्थान जो है ये दोस्तों बताया गया है आपके यूरेशिया वाला क्षेत्र। कौन सा? यूरेशिया। तो ये अलग अलग मत हैं जिनसे हमें यहाँ पर जानकारी प्राप्त होती है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बात की जाएगी तो ये मत अपने को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आर्यों को लेकर के ये मूल निवासी कहाँ के थे, ये हमें जानकारी जो है ये दोस्तों यहाँ से प्राप्त होती है। अब देखिएगा, बात अगर हम करेंगे आर्यों का जो मूल स्थान था, निवास स्थान की अगर बात करेंगे या फिर इस सभ्यता के लोगों की अगर बात की जाएगी, इस सभ्यता के लोग, या फिर मैं यूं लिख सकता हूं आर्य इनको हम कह सकते हैं क्योंकि आर्यों के द्वारा इसको बसाया गया था। सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे। सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे। कौन करते थे भाई? ये हम बात कर रहे हैं आपके आर्य जो थे ये दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश में निवास किया करते थे। और सप्त सिंधु प्रदेश जो आता है ये आता है सिंधु व उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र। सिंधु व उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र जो है ये दोस्तों सप्त सिंधु प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया कि इस सभ्यता के लोग अर्थात आर्य सप्त सिंधु प्रदेश में निवास करते थे और सप्त सिंधु प्रदेश सिंधु और उसकी सहायक नदियों का जो क्षेत्र आता है उसी को सप्त सिंधु प्रदेश के नाम से जाना जाता था। इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। जबकि हम बात अगर करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इस ऋग्वेदिक काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी भी आपकी कौन सी आती है? सिंधु ही नदी आती है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण नदी जो है दोस्तों सरस्वती नदी आती है। और सरस्वती नदी का उल्लेख जो है दोस्तों आपके सबसे अधिक बार अपने को देखने को मिलता है। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। अब देखिएगा, हम कुछ ऋग्वेदिक कालीन नदियों के बारे में भी चर्चा करेंगे जिसका प्राचीन नाम और वर्तमान नाम हम जानने का प्रयास भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों इस यहाँ पर इसी सभ्यता की अगर बात की जाएगी और क्या इंपॉर्टेंट बातें, महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम प्रारंभ में कर सकते हैं। यहाँ राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, शासन व्यवस्था थी। कहां पर? वैदिक कल्चर की बात हम कर रहे हैं, राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, राजा जो हुआ करता था उसको कबीले का संरक्षक और नगरों पर विजय पाने वाला बताया गया है। अर्थात राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों किया गया है। तो हम ये बात लिख सकते हैं राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग किया गया है। शब्द का प्रयोग किया गया है तथा उसे कबीले का संरक्षक कहा गया है। किसको कहा गया है कबीले का संरक्षक? दोस्तों जो राजा हुआ करता था उसकी बात हम कर रहे हैं, उसे दोस्तों कबीले का संरक्षक कहा गया था। अर्थात मैंने ये कहा यहाँ पर राजतंत्रात्मक व्यवस्था हमें देखने को मिलती है। राजा के लिए गोप शब्द का प्रयोग जो है दोस्तों यहाँ पर किया गया है और राजा को दोस्तों आपके कबीले का संरक्षक जो है दोस्तों बताया गया है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि राजा जो था ये दोस्तों अपने कबीले का मुखिया था, वह किसी आपके भौगोलिक क्षेत्र का शासक नहीं था। ये भी बात हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि राजा जो हुआ करता था यह आपके कबीले का
मुखिया होता था ना कि भौगोलिक क्षेत्र का शासक। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। भौगोलिक क्षेत्र का मतलब यहाँ पर शासक के साम्राज्य से है, शासक के एम्पायर से है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों, बात अगर की जाएगी, यहाँ पर ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि राजा का चयन जो है दोस्तों, यहाँ पर सभा व समिति नामक दो समितियां हुआ करती थी, उनके द्वारा किया जाता था। उनके बारे में भी हम चर्चा यहाँ पर करने वाले हैं। अर्थात हम दोस्तों बात अगर करेंगे विभिन्न सभाएं जो आती हैं उनके बारे में, तो देखिएगा वो संगठन मैं आपको बता रहा हूं जिनका कार्य यहां पर दोस्तों शासक का चुनाव करना होता था या फिर उस शासक को परामर्श देना होता था, जिनमें से एक महत्वपूर्ण शब्द आता है सभा। क्या नाम है? सभा। तो सभा का ऋग्वेद में 8 बार उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। ऋग्वेद में कितनी बार उल्लेख? 8 बार। और यह वृद्ध व अभिजात वर्ग जो हुआ करता था, वृद्ध व अभिजात वर्ग एक मिनट में इसको सही लिख देता हूं, वर्ग को। हाँ जी, तो वृद्ध व अभिजात लोगों का समूह जो हुआ करता था उसको दोस्तों यहाँ पर सभा के नाम से जाना जाता था। इसी प्रकार सभा की अगर बात की जाएगी तो हमें समिति के बारे में भी बात करनी पड़ेगी। ये समिति क्या हुआ करती थी? तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके राजा को नियंत्रण रखने का कार्य करती थी। और समिति जो है इसका ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख अपने को देखने को मिलता है। कितनी बार? 9 बार उल्लेख इसमें इस ऋग्वेद में देखने को मिलता है। और सामान्य जनता जो हुआ करती थी, सामान्य जनता की प्रतिनिधि सभा, ये आपके हुआ करती थी समिति। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। सभा में तो मैंने आपको बताया वृद्ध और अभिजात लोगों का समूह होता था, जबकि समिति में जनता का प्रतिनिधि सभा जो हुआ करती थी, ये दोस्तों आपके राजा पर नियंत्रण रखती थी। किस पर नियंत्रण रखती थी? राजा पर नियंत्रण रखती थी। कौन सा संगठन? आपके समिति की अगर बात की जाएगी तो समिति जो है ये राजा के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करने का कार्य करती थी। इस बात को भी आप लोग मेरे प्यारे मित्रों ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों ये आज की कुछ महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट बातें हमने टॉपिक प्रारंभ किया है वैदिक सभ्यता को लेकर के। उम्मीद करूंगा कि जो भी बात मैंने आपको यहाँ तक बताई है बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा मेरे प्यारे दोस्तों। ये दोस्तों मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है, आप लोग अवश्य जुड़ सकते हो। यहाँ पर कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम डाउट रहता है बिल्कुल आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। तथा साथ में अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैंने आपको बताया पुलिस और पटवारी के लिए दोस्तों मेरा कोर्स चल रहा है, और आपके रिट में भी मेरा कोर्स चल रहा है टेट कैटेगरी में। अगर ये कोर्स आप लोग ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा रेफरल कोड प्रवीण11 है, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 10% का डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा। तथा साथ में अनअकैडमी 7 मिनट 7 ट्रिक्स नया चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स और वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम्स के लिए अलग चैनल दोस्तों
आ गए हैं, आप अपने बैंक की तैयारी और एसएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो इन चैनल्स को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो ये थी दोस्तों आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसके बारे में मैं उम्मीद रखता हूं कि आप लोगों को सेशन जो ये दोस्तों बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कर दीजिएगा, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो, अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो वो भी कर दीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप अवश्य डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर दोस्तों मेरे फ्री सेशन चल रहे हैं, वो उनको भी आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकते हो। मिलते हैं उनमें। बाकी की बात अगले सेशन में अर्थात कल हम करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।